नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टॉटोमेरिज्म में मिलने वाले हैं। ठीक है, उस स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल टॉपिक में सबसे पहले हम एक टॉपिक देखेंगे, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स। मैंने इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स, फिर हम डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स पे आएंगे, और डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स पे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले मोनो देख लेते हैं, फिर हम डाई पे आएंगे। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में मैंने दो टाइप के केसेस बनाए हैं, एक ओपन चेन केस ले लिया है मैंने, और एक रिंग ले लिया है जिसमें रिंग बनी हुई है और उसके साथ एक सिंगल कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के इनॉल में क्या फर्क आने वाला है, कितना परसेंटेजेस में फर्क आएगा, आइए देखते हैं। इस वाले कीटो के लिए अगर मैं इनॉल बनाने जाऊंगा, जनरली जैसे कि मैंने बोला था कि हम ऐसा बेसिक मीडियम में करते हैं। मान लो मैंने इस कार्बन का H निकाला, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है बेटा, RCOCH2। इसका H निकालने के बाद यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली एक p ऑर्बिटल में पड़ा होता है ना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा होगा आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक प्योर p ऑर्बिटल में पड़े होंगे, प्योर p ऑर्बिटल में। और वो प्योर p ऑर्बिटल, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यानी इसका भी एक p पड़ा होगा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। वो दोनों p आपस में साइडवेज ओवरलैप करके रेजोनेंस कर लेते हैं, है ना। ये p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, सपोज इसका p ऑर्बिटल ऐसा बोर्ड के बाहर और अंदर है, इसका भी p ऑर्बिटल ऐसा बाहर और अंदर है, तो उनमें साइडवेज ओवरलैप की वजह से पाई बॉन्ड बन जाता है और उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा, तो इसमें दिक्कत क्या है, होने दो रेजोनेंस। देखो दिक्कत ये है कि ये बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। अगर मान लो इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये जो CH2 नेगेटिव है वो हल्का सा भी घूम गया, जरा सा भी घूम गया, तो इसका जो p ऑर्बिटल ऐसा था जिससे साइडवेज ओवरलैप होने वाला था, वो ऐसा अगर घूम जाएगा, तो इस p ऑर्बिटल के साथ जो पाई बॉन्ड बनने वाला था वो अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो पैरेलल p ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है। इस कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसा था, इस कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसा है, तब तक तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जैसे ही सिग्मा बॉन्ड के बाद थोड़ा सा भी मान लो ये घूमा, अगर हल्का सा भी ये घूम गया, तो इसके साथ पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा, साइडवेज ओवरलैप नहीं हो पाएगा। देयरफॉर हम ऐसा बोलते हैं कि इसका कार्बन आयन बहुत ज्यादा स्टेबिलाईज नहीं हो पाता है, और इसका परसेंटेज बहुत ही कम, यानी कि 0.1% के आसपास ही रह जाता है, जो कि यूजुअली होता ही है, और इसका अराउंड 99.9% ही रहता है। जबकि अगर मैं बात करूं साइक्लिक वाले केसेस की, तो यहाँ पे देखो दोनों कार्बन अल्फा कार्बन, या तो इसको ले लो या इसको ले लो। सपोज मैं इस वाले कार्बन की बात कर लेता हूँ, अगर यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। अब आप खुद सोचो, क्या ये नेगेटिव, इसका जो p ऑर्बिटल है ना, ये ऐसा बोर्ड के बाहर है, और इसका p ऑर्बिटल, इस कार्बन का p ऑर्बिटल ऐसा है, ये दोनों ऑर्बिटल ऐसे हैं, अभी तो ये साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। पर अगर इस सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन हो गया, अरे कैसे हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड किसका पार्ट है, रिंग का पार्ट है, और हमें पता है कि रिंग के का जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक टाइप का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा हुआ है ना। इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं कर सकते, है ना, इसको कैसे घुमाओगे, रिंग तो टूट जाएगी, है ना। इसलिए इसका p ऑर्बिटल हमेशा इस p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करता रहेगा। इसका मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा बेटर स्टेबलाइज हो पाएगा एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज इन दिस केस, एंड देयरफॉर इसका जो इनॉल कंटेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, एंड दैट अमाउंट इज 1.2%। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, इसके मुकाबले तो ज्यादा ही है, और इसके 1.2 होने की वजह से इसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप कीटो और इनॉल में डोमिनेंसी की बात करोगे तो जमीन आसमान का फर्क है, कीटो ही डोमिनेंट है, चाहे ओपन चेन देख लो चाहे साइक्लिक वाला देख लो। तो सेकंड केस देखते हैं बेटा, डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। अभी जैसे कि जस्ट हमने देखा था मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स में कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से हमेशा ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन ओपन चेन और अगर साइक्लिक कीटोन मोनो वाले अगर मोनोकार्बोनिल वाले हैं, तो उनके इनॉल को अगर कंपेयर किया जाए तो साइक्लिक कीटोन का जो इनॉल फॉर्म होता है वो परसेंटेज वाइज ओपन चेन वाले इनॉल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके केस में अगर हम 0.1% मानते हैं, तो साइक्लिक वाले केस में हमने 1.2% अराउंड देखा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स की। डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स में दो पर्टिकुलर केसेस हमें देखने हैं, एडजेसेंट डाइकीटोन्स। अगर हमारे 1,2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं तो कैसे होगा, इसमें भी हम दोनों केसेस देखेंगे, ओपन चेन और साइक्लिक वाले केसेस में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि सपोज मैंने ऐसे बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O H, ऐसा करके मैंने डाइकीटो सिस्टम बनाया, और 1,2 लगातार लगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है,
ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जैसे ही रिपल्शन होगा उसकी वजह से यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी वजह से रोटेशन हो जाएगा ताकि ये रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, और इस रोटेशन की वजह से है ना एक कन्फॉर्मर बन जाता है। आपको मालूम है सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन से क्या बनता है, कन्फॉर्मर बनता है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका O नीचे की तरफ फेस करने लगेगा, इसका O ऊपर की तरफ ही फेस करने दो, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब इसका इनॉल बना सकते हो आप आसानी से। इसका जब इनॉल बनाओगे तो ये हमारा C डबल बॉन्ड हो, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के इनॉल बना दो। यहाँ से जब आप इनॉल बनाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बन जाएगा OH, ये है CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, ठीक है? ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर हमें दिख जाएगा। ये तो बात हो गई ओपन चेन की, ठीक है? ओपन चेन में रिपल्शन हो रहे थे लोन पे की वजह से, सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये पलट गया, रोटेशन हो गया, अब नीचे आ गया तो अब रिपल्शन की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? तो इस केस में अगर मैं बात करूं कीटो और इनॉल में से कौन कौन कैसा परसेंटेज रहेगा, तो सेम वैसे ही हालात होंगे। इसका ऑलमोस्ट 99.9% रहेगा और इनॉल का हमेशा की तरह से ऑलमोस्ट 0.1% रहेगा, क्योंकि नथिंग वाज स्पेशल इन दैट इनॉल फॉर्मेशन, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। अगर मान लो यही काम एक साइक्लिक केस में हो रहा होता, सपोज 5 मेंबर की ही रिंग में ले लूं और यहाँ पे सपोज मैंने बनाया डबल बॉन्ड हो और एक बना दिया मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है? 2 डबल बॉन्ड बना दिए, 1,2 आजू बाजू लगा दिए, क्या होगा? रिपल्शन होगा, बिल्कुल होगा, आजू बाजू लगे हुए हैं, इनमें रिपल्शन की वजह से। अच्छा, अब क्या इस सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल है क्या? नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड अगर एक रिंग का पार्ट है तो इस सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जब आप इसका इनॉल बनाओगे तो देखो कैसा दिखेगा इसका इनॉल। आप कहीं से भी H निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, किसी भी एक से निकाल लो, है ना? तो सपोज मैंने यहाँ डबल बॉन्ड O रखते हुए इस वाले कार्बन से अगर निकाला H, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता हुआ यहाँ OH बन जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने दोनों से क्यों नहीं निकाला था। देखो, जैसे आप ये इनॉल बनाओगे ये वाला H जो है इस ऑक्सीजन के साथ करने लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे तो बहुत बढ़िया बात हो गई, 1 2 3 4 5 मेंबर की हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग या 6 मेंबर की रिंग हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग, ये बहुत ही स्टेबल होती है, ठीक है? इसकी वजह से काफी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, और यहाँ पे जो दिक्कत थी लोन पे रिपल्शन वाली, वो भी अवॉइड हो गई है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है इनॉल बनने से। तो ये एक स्पेशल कंडीशन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे केस में हालात फिर से उल्टे हो जाएंगे। कितने उल्टे हो जाएंगे कि भाई वापस से अब हम इसे 0.1% बोलने लगेंगे और इस वाले इनॉल परसेंट को लगभग 99.9% बोल देंगे। तो एकदम हालात पलट चुके हैं। अब ऐसा साइक्लिक के केस में होगा, वो भी डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। अगला केस है हमारा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। इससे पहले जो हमने केस देखा था दैट वाज 1,2 डाइकीटो, जिसमें कीटो ग्रुप्स जो है वो आजू बाजू लगे हुए थे, जैसे मैंने एडजेसेंट कार्बोनिल या एडजेसेंट कीटो भी बोला था, ठीक है? जबकि यहाँ पे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बोल रहा हूँ, जिसे हम शॉर्ट में AMG भी बोला करेंगे, ठीक है? 1,3 डाइकीटो सिस्टम होता है। ये कैसा होगा ये 1,3 डाइकीटो सिस्टम? देखो, यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट पोजीशन मान लो, दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन। तो 1 3 पे देखो डाई कीटो लगा हुआ है, 2 कीटो लगे ग्रुप्स लगे हुए हैं। अच्छा, इस केस में ऐसा क्या खास है भाई? इस केस में देखना, ये वाला जो कार्बन है, ये जो बीच वाला कार्बन है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसका H। क्यों इसका H बहुत ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि अगर मैंने मान लो मैंने इसका H निकाला, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, तो उस नेगेटिव चार्ज को मजा ही आ जाएगा स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, नेगेटिव सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस, नेगेटिव सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस, दोनों साइड से जबरदस्त रेजोनेंस। कीटो एक बहुत खतरनाक -M ग्रुप है, ये कीटो बहुत खतरनाक -M ग्रुप है। आप समझ लो टॉप 4 -M ग्रुप्स का अगर मैं नाम लूं तो सबसे खतरनाक होता है नाइट्रो, फिर होता है साइनाइड, फिर होता है एल्डिहाइड, फिर होता है कीटोन। बेटा ये टॉप 4 -M ग्रुप्स हमेशा याद रखना। खींचने में सबसे ज्यादा माहिर है नाइट्रो, फिर है साइनाइड, फिर है एल्डिहाइड और लास्ट में आता है कीटोन। ये 4 ग्रुप्स खींचने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों साइड मुझे कीटो कीटो ग्रुप्स दिख रहे हैं। तो कीटो ग्रुप्स क्या है, इस H को एसिडिक करेंगे और ये जितना ज्यादा एसिडिक बनेगा ये जितना ज्यादा एसिडिक बनेगा उतना ज्यादा उसका इनॉल फॉर्म बनेगा, क्योंकि H जितना ज्यादा एसिडिक बनेगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बनेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बनेगा उतना ही ज्यादा फेवर होगा हमारा इनॉल फॉर्मेशन। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम बेसिक मीडियम मानते हुए नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ही चेक करते हैं, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाले 2 बहुत ही खतरनाक -M ग्रुप्स कीटोन ग्रुप्स दोनों साइड पे लगे हुए हैं।
ठीक है, तो आओ एक बार बना के देख लेते हैं कि मान लो अगर इसका H यहाँ नेगेटिव बना के मैं किसी के साथ, या तो इसके साथ रेजोनेंस करा लो या इसके साथ करा लो, बात एक ही है, दोनों साइड से बराबर स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो सपोज मैं इसके साथ रेजोनेंस करा देता हूँ तो कैसा दिखेगा देखना, CH3 C इसके साथ OH बना दिया मैंने, डबल बॉन्ड C, इसके पास एक H बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बन गया हमारा C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया एक CH3, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको देखना थोड़ा एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूँ इसका। यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन है, डबल बॉन्डेड CH, ये बना दिया मैंने, इसके बाद एक कार्बन है, ठीक है, इसके साथ एक बाहर की तरफ CH3 लगा हुआ है, इसके साथ भी एक बाहर की तरफ CH3 लगा हुआ है, इतना हो गया। इसके पास एक ऑक्सीजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इसके पास एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। देखो इनके बीच में बहुत बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इनके बीच में। और रिंग एक बार देखो, रिंग कितनी जबरदस्त है, कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग, मजा ही आ गया है ना, 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग भी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H का एसिडिक स्ट्रेंथ था वो तो हाई था ही, और साथ ही साथ एक 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड रिंग भी बन रही है, जिसकी वजह से इनॉल अच्छा खासा परसेंटेज बन जाता है। अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं इन दोनों में परसेंटेज वाइज, तो इसका जो परसेंटेज है वो अराउंड होता है 76%, है ना। ऑटोमेटिकली आप 100 में से माइनस करके इसका परसेंटेज पता कर सकते हो, विच विल बी 24%। ऐसे ही मैं कुछ और डाइकीटो के एग्जांपल्स देना चाहता हूं, जिनसे आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाओ कि इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने से ये H का जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा तो किस तरीके से इनॉल के परसेंटेज को फर्क पड़ता जाएगा, या फिर अगर मैं इसका एसिडिक H स्ट्रेंथ कम कर दूं तो इनॉल का परसेंटेज भी आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट मैंने कुछ 5 एग्जांपल्स लिखे हैं 1,3 डाइकीटो सिस्टम के, जिसे हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम 5 एग्जांपल्स को, और उनके इनॉल के परसेंटेज भी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पे दोनों साइड मुझे कीटो सिस्टम मिल रहा है ना, यहाँ पे मेरे दोनों साइड कीटो सिस्टम है, तो इस H का एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो जब इनॉल बनाएगा तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है कॉन्जुगेशन में, जिस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इस H की एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो बनने वाला डबल बॉन्ड भी काफी स्टेबिलाईज होने वाला है। तो इस केस में जो आपका इनॉल दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार हमारा इनॉल दिखने वाला है, और ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, और इस वजह से इस H की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी, और इस वजह से इसका परसेंटेज अराउंड 96% पहुंच जाता है। अगर मैं कीटो और इनॉल में कंपेयर करूं 1,3 डाइकीटो सिस्टम में, तो इस वाले इनॉल की परसेंटेज होती है अराउंड 96। ये मैं इनफैक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया हुआ है, आपको धीरे धीरे मैं परसेंटेज बताता जाऊंगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड लगा रखे हैं मैंने, दोनों साइड एल्डिहाइड लगाए हुए हैं, और यहाँ थे मेरे पास कीटोन्स, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में से एल्डिहाइड का -m पावर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसका H ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका इनॉल कंटेंट भी स्लाइटली ज्यादा बनेगा। मैंने बताया था आपको टॉप 4 नाइट्रो, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ऑलवेज रिमेंबर दीज 4 -m ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं इनॉल, तो ये CH, यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ बनेगा CH, और यहाँ बन जाएगा CHO। इसका परसेंटेज बेटा अराउंड 84% होता है, क्लियर है। इसका परसेंटेज तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, सिंगल एग्जांपल जो मैंने लिया था एकदम इसी कंपाउंड का लिया था, ठीक है। तो इसका मैं इनॉल एक बार फिर से बना के बता दे रहा हूं आपको, CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। इसका परसेंटेज मैंने आपको बताया था ये अराउंड 76% इनॉल बनता है इस केस में, ठीक है। तो देखो इसके मुकाबले थोड़ा सा कम बना है। अच्छा, इसके बाद वाला केस अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज एस्टर। एस्टर इज वेरी बेकार -m, वेरी बेकार -m। व्हाई? बिकॉज इसका जो आपका नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस डबल बॉन्ड के साथ स्टेबलाइज होना चाहिए था, पर ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी इस लोन पेयर के साथ बिजी है, तो ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी इस लोन पेयर के साथ बिजी है, सो इट विल बी लेस अवेलेबल टू स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज दैट विल बी फॉर्म्ड ऑन दिस कार्बन। देयरफॉर दिस कार्बन negative charge will get stabilized by this double bond O, है ना। ketone is definitely better -m group than ester, therefore this negative charge will go to stabilize by the keto group, है ना, will go to the stabilization on the keto group। and अगर मैं कंपेयर करूं इसको और इसको,
अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करूं तो इसका तो 76% बन रहा है, तो इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम बनना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों साइड स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप्स हैं, जबकि इसमें एक साइड तो स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप है पर दूसरी साइड ये कमजोर माइनस एम ग्रुप है। ठीक है, तो इसके केस में अगर मैं बनाऊंगा इसका इनॉल फॉर्म, तो पहली बात तो बनाऊंगा इसी साइड से। ठीक है, बनेगा तो इसी साइड से। ठीक है, बनेगा तो इसी साइड से, पर परसेंटेज वाइज काफी कम हो जाता है। कितना कम, देखो अराउंड 8% रह जाता है। तो आप समझ लो कि कितना फर्क पड़ता है एक माइनस एम ग्रुप अगर मैं खराब कर दूं तो। और यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों साइड ही बुरा हाल है, दोनों साइड ही हमारे पास एक बेकार माइनस एम ग्रुप है, इधर भी एस्टर इधर भी एस्टर। तो इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कोई भी नहीं कर पाएगा। तो फिर भी मैं इसमें अगर परसेंटेज वाइज बात करूं तो लगभग आप समझ लो कि 0% ही हालात आने वाले हैं, बिल्कुल ही बुरा हाल है इसमें। किसी के साथ भी आप भेज दो उस इनॉल को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑलमोस्ट 0% ही हमारा इनॉल बनने वाला है। तो ये तो बहुत ही बेकार केस हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें कोई खास स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, 2 माइनस एम इज स्टिल बेटर देन सिंगल माइनस एम। मतलब अगर मान लो मैं इथेनल ले लूं, इथेनल CH3CHO, CH3CHO में क्या होगा, एक ही CHO ग्रुप है, भले वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर माइनस एम है पर इसमें 2 माइनस एम है। तो अगर आपको बोला जाए कि CH3CHO का इनॉल या फिर इसका इनॉल, दोनों में से किसका इनॉल ज्यादा होगा, तो आप इसी का नाम लोगे। ठीक है, 2 इज ऑलवेज बेटर देन सिंगल, है ना, नंबर डोमिनेट करता है। भले ही थोड़े कमजोर हो पर 2 अगर हैं तो एक ताकतवर से, स्लाइटली ज्यादा ताकतवर से हमेशा 2 बेटर रहता है ना। तो ये ध्यान रखना, इसका इनॉल, क्योंकि ये 2-2 लगे हुए हैं, तो इसका जब इनॉल बनेगा तो सिंगल कीटो या सिंगल एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले अल्फा कार्बन के मुकाबले ज्यादा बेटर इनॉल इसी केस में बनेगा।